सो अगेन वी आर बैक विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड बातें। आपने वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पहला पार्ट नहीं देखा है, सो मस्ट जाइए, वॉच आउट करिए, क्योंकि पहले पार्ट में आपको काफ़ी कुछ बेसिक नॉलेज जानने को मिलेगी। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स टोटल 6 हैं, जो पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने इससे पहले एक बात करी थी एक राइट्स की। वो पहला राइट्स था हमारा, और वो राइट्स था राइट टू इक्वालिटी, यानी कि स्वतंत्रता समानता का अधिकार, जो हमने देखा कि वो 14 से लेकर 18 के बीच में था। और हमने चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लिया था। अब हम इसी वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर जो सेकंड पार्ट करने वाले हैं, उसमें हम ये समझने वाले हैं कि राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल नंबर 19 से लेके जो सेकंड है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम बोले तो हमारा जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, और वो 19 से लेके 22 के बीच में है। तो 19 से लेके 22 के बीच में हमें बहुत सारे राइट्स दे रखे हैं। एक एक राइट्स बताऊंगा ताकि आपको बहुत डीपली नॉलेज हो सके। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी के अंदर सारी बातें मेंशन नहीं होती है, इसीलिए हम ये वीडियो लेक्चर सीरीज इतना डीपली आपको बताते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। सबसे पहली बात तो आपको बता दूं मैं कि खुद ही जो आर्टिकल नंबर 19 है ना, आर्टिकल नंबर 19, उसमें खुद ही 6 प्रकार के राइट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये याद रखना, 6 प्रकार के राइट्स। जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको और डीपली जानने को मिलेगा, लेकिन आप अभी से समझ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो सबसे पहले तो बात करें कि हमारा जो राइट टू फ्रीडम है, उसमें सबसे पहला अधिकार जो आर्टिकल नंबर 19(1) बोल लो या 19(a) बोल लो, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर, कोई भी बंदा अपने स्टेज पे, अपने मंच से किसी को भी कैसा भी अभिवादन, कैसे भी शब्द, चीज़ों का इस्तेमाल करना। आजकल वैसे भी न्यूज़ मीडिया के अंदर तो आप देखते ही रहते हैं कि कोई नेता किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, कोई नेता किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, तो क्या इस बिहाव पे क्या उसको थाने या कोर्ट कचहरी घसीटा जाता है? नहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि स्पीच एंड द एक्सप्रेशन मीन्स द राइट ऑफ एक्सप्रेशन वंस ओन कन्विक्शन एंड द ओपिनियन फ्री। मतलब भारत के अंदर अगर वो अपने खुद के क्या कहते हैं दृढ़ विश्वास और राय के हिसाब से कुछ बोल रहा है तो उसको बोलने का अधिकार है। हमारे भारत देश के अंदर तो हम मुंह से भी बोल रहे हैं, हम प्रिंटेड मीडिया के थ्रू भी बोल रहे हैं, चित्र के थ्रू भी बोल रहे हैं, बैनर बना के भी बोल रहे हैं, इवन हम लोग बैनर डिज़ाइन कर देते हैं। हम कभी कभार चुप रह के साइलेंस से भी हम अपने क्या कहते हैं शब्दों को और अपने इन चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा हो कभी कभार लोग काले झंडे फेंक रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, कभी कभार लोग शाही फेंक देते हैं। तो ये भी आर्टिकल नंबर 19(a) का एक पार्ट है, जिसमें आपको स्वतंत्रता है अपने विचारों को और अपनी अभिव्यक्तियों को लोगों के सामने पेश करना। अब यूएसएसआर के अंदर जब आप 12th क्लास में जाएंगे, या आपने हिस्ट्री का रोमन एम्पायर पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे विचारधाराएं पूरी तरीके से नहीं थी, सभी के पास अधिकार नहीं थे कि राजा के खिलाफ वो बोल सके। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, वहाँ पे भी अधिकार नहीं था। जब अंग्रेजी सरकार भारत के अंदर थी तो भी हमें उनके खिलाफ बोलने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, पर हमारा संविधान जो है हमें देता है ये अधिकार। दूसरा राइट्स है, उसी के पार्ट में ही है, 19(b) बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली। मतलब कोई भी बंदा अगर वायलेंस ना करे तो ऑफ कोर्स पब्लिक पीस के लिए, शांति के लिए हम लोग 50, 100, 150, 200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई नेता भाषण दे रहा है तो वहाँ पे देखते हो ना लाखों की भीड़ होती है, तो वो असेंबल होने का मतलब है सभा की स्वतंत्रता है। आपको पार्क में जाके योगा करना है, 100 लोगों को लेके जा सकते हो, आप योगा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन वही 100 लोग अगर मतलब गन्स लेके खड़े हुए हैं या दूसरी चीज़ें लेके खड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस एक्टिविटी नहीं, वायलेंस एक्टिविटी करे, हिंसक एक्टिविटी करे, तो ऑफकोर्स उसे कानून जो है वो अलाउ नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा समझना है। दूसरा 19(c) या 19(a) का ही सी पार्ट है। तो फ्रीडम ऑफ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, मतलब आप लोग समाज को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का एसोसिएशन बना सकते हैं। जैसे फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा लेबरों की एक एसोसिएशन होती थी। समाज को सुधारने के लिए आजकल लोग बहुत सारे संगठन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम एसोसिएशन बोलते हैं, जो सी पार्ट में हमें देखने को मिलता है। डी पार्ट में है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट,
कश्मीर धारा 370 हटने के बाद आर्टिकल नंबर 19 का डी वाला पार्ट आपको ये बोलता है कि आपको अधिकार है कि आप कहीं पे भी रेसिडेंट हो सकते हैं। आप बिहार में रहते हैं, काम धंधे की तलाश में आप गुजरात गए थे, गुजरात में अपनी प्रॉपर्टी खरीदी और आप वहीं सेटल हो गए, तो हमारा भारत देश इस चीज़ की परमिशन देता है कि हम कहीं पे भी भारत के टेरिटरी में, पूरे क्षेत्र में आ जा सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख ऐसी प्लेसेस में अलाउड नहीं था, लेकिन अब वहाँ पे भी अलाउड हो चुका है। दूसरा है हमारा आर्टिकल 5वें नंबर पे है मूव फ्रीली थ्रूट आउट द कंट्री, मतलब आप पूरे भारत में कहीं पे भी मूव कर सकते हो, घूम सकते हो। हाँ, ऐसी जगह नहीं है कि आप मान लो जो पार्लियामेंट के अंदर घुस के आप नाच रहे हो, ये बिल्कुल इलीगल है, ऐसा नहीं हो सकता। आप वहाँ पे घूम सकते हो, जैसे कोई बिहार का बंदा राजस्थान घूमने जा रहा है, जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिल्ली का बंदा यूपी जा रहा है, जा सकता है घूमने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो हमारा 19E बोलता है। फिर लास्ट है 19F, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। भारत के अंदर पहले क्या होता था, कई साल पहले वर्ण व्यवस्था होती थी, आपको पता होगा वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को राजा बनने का अधिकार, क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार, क्षत्रियों को राजा बनने का अधिकार, और उसके बाद वैश्यों को व्यापार करने का अधिकार, और शूद्रों का काम था इन सभी की मदद करने का अधिकार। लेकिन हमारा भारत देश आज़ाद होने के बाद ये बोलता है कि कोई भी बंदा किसी प्रकार के धंधे और पेशे में लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे कि मनी प्रोटेक्शन जो है वो लेते हैं लोग, तो वो भी एक तरीके का पेशा और धंधा है, आपने फिल्मों के अंदर भी देखा होगा, तो ये पिक्चर मैंने इसलिए इस्तेमाल करी। उसके बाद है हमारा आर्टिकल नंबर 20। दोस्तों ये वाला पार्ट और आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 22 लोगों को लगभग एक समान लगते हैं, पर वो एक समान है नहीं। ध्यान से पढ़िए आर्टिकल नंबर 22, प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर एनी ऑफेंस, मतलब अपराध के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में संरक्षण। प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर द सर्टन फॉर्म ऑफ ऑफेंस, इट इज़ अवेलेबल ऑल इंडिविजुअल, सिटीजन और नॉन सिटीजन। मतलब कि देखिए, एक होता है अपराधी जिसका कन्वेंशन हो चुका है, और एक है जिसको शक के बिहाफ पर ही पकड़ा गया है। तो याद रखना, अगर कोई बंदा निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसका सरकार का या गिरफ्तार करने वाली अथॉरिटी का ये काम है कि उसको कहीं ना कहीं कन्विक्ट नहीं हुआ है अभी वो, तो उसका संरक्षण करने का अधिकार है। मतलब अब चाहे वो सिटीज़न इंडियन हो, चाहे वो नॉन सिटीज़न हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई बंदा है, वो नाइजीरियन है एक व्यक्ति, और वो किसी प्लेस पे ड्रग्स बेचता हुआ एक्यूज्ड हो रखा है, कंफर्म नहीं है, कि ये बोला जा रहा है कि मे भी शायद से ये भी इसमें हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर जब तक उसके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है और अगर उसको सिर्फ गिरफ्तार किया गया है, तो उस टाइम पे प्रोटेक्शन देने का अधिकार पुलिस अथॉरिटी का या कोर्ट का होगा। तो ये है आर्टिकल नंबर 20, यानी कि आप नो वन कैन बी अरेस्ट विदाउट बीइंग टोल्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि आप पार्क में बैठे हुए थे, आपका दोस्त भी पार्क में बैठा हुआ था, इनलीगल अथॉरिटी या इनलीगल एक्टिविटी के अंदर आपका दोस्त था, आप नहीं थे, लेकिन आपको भी पकड़ लिया गया, तो आपको बताया जाएगा कि आपको क्यों पकड़ा जा रहा है, कि आप पे शक है या वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो इस बिहाफ पर यहाँ पे अक्यूज्ड जो भी होगा उसको बताया जाएगा, क्योंकि अभी ये कन्विक्ट नहीं हुआ है। अरेस्ट पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय द लॉयर और ऑफ हिज चॉइस। ऑफ कोर्स उसके पास अधिकार होगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ताकि वो इस चीज़ को प्रूफ कर सके कि वो गिरफ्तार, मतलब वो एक्यूज्ड नहीं है, वो क्या कहते हैं, ऐसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर उसने किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं किया हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, अगर कोई भी बंदा अगर निवारक नज़रबंदी के तहत किसी प्रकार का ऑफेंस करता है और उसको विश्वास है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो ऑफकोर्स उसका संरक्षण करने का अधिकार अथॉरिटी का होना चाहिए। दूसरा है हमारा आर्टिकल नंबर 21 में आपको बाद में बता रहा हूँ, 22 देख लीजिए, ये काफ़ी हद तक सेम ही लगता है, 20 और 22। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखो, एक में 20 में था कि बंदा प्रूफ नहीं हुआ है तो संरक्षण की ज़रूरत है, और एक में है कि बंदे का प्रूफ हो चुका है। बंदे का अगर प्रूफ हो चुका है तो बंदे को जेल के अंदर भी पूरी तरीके से सुरक्षित रखने का अधिकार कानून का ही होता है। अभी देखा होगा आजकल तिहाड़ जेल के अंदर, दुनिया की, एशिया की सबसे फेमस जेल है,
लेकिन उसके अंदर भी मर्डर हो जा रहा है लोगों का, तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है और आर्टिकल नंबर 22 जो है पूरी तरीके से वायलेट हो रहा है। यानी कि इट इज़ ओनली एक्सटेंड सर्टन प्रोसीजर सेफ गार्ड इन द केस ऑफ अरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, दस इट्स कम ओनली आफ्टर अ पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड। मतलब जब इंसान अरेस्ट हो चुका है और उसके बाद उसको थाने के अंदर या किसी भी जेल के अंदर उसको अगर प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसे होने का फ़ायदा क्या है कि उसका प्रूफ भी हो चुका है। अब उसको गुनाहों की सज़ा तो मिलनी ज़रूरी है ना, यहाँ गुनाहों की सज़ा ही नहीं मिल रही और उसको अंदर ही थाने मार दिया जा रहा है। तो ये आजकल बहुत हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो आर्टिकल नंबर 22 के खिलाफ है। ठीक है, तो 20 और 22 के अंदर ये डिफरेंस है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 21, बीच में बताता हूँ, यह है जीवन जीने का अधिकार। राइट टू लाइफ बोलते हैं इसे, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ आप याद रखिएगा भाई, हर किसी को अपने आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है। 14 वर्ष के बच्चे को एजुकेशन लेने का अधिकार है, हर किसी को अपने हेल्थ और वर्क का अधिकार है, हर किसी को अपने क्या कहते हैं, जो भी ट्राइबल्स कैटेगरी में लोग रह रहे हैं, अगर उनके साथ किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो उनके साथ स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। क्रूशियल पनिशमेंट किसी को नहीं मिलनी चाहिए, रहने का अधिकार सभी का है। तो ये सारे के सारे अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आते हैं, जहाँ पे ये क्लियर कट बताया जाता है कि हर किसी को अधिकार है जीवन जीने का। तो अगर वो जी रहा है तो क्या उसको रहने को जगह नहीं मिलनी चाहिए? अगर वो जी रहा है तो क्या उसका हेल्थ अच्छा नहीं होना चाहिए? अगर वो जी रहा है तो क्या उसे खाने को नहीं मिलना चाहिए? तो ये जो अधिकार है ये हमारा संविधान जो है ये देता है। पर पता है एक समय आया था भारत के अंदर जहाँ से आर्टिकल नंबर 21 भी छीन लिया गया था। सोचिए, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, नो पर्सन कैन बी शेल डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड स्टेट एक्सपेक्ट द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ लॉ। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ जीवन जीने का अधिकार तो नहीं छीना जा सकता। अगर वही अधिकार छीन लिया जाए तो फिर ऐसे संविधान का फ़ायदा ही क्या है जहाँ पर लोगों को राइट टू लाइफ ही नहीं है ना। तो अभी एक नया हमने अमेंडमेंट करा था, याद रखिएगा। वो अमेंडमेंट हमने क्या किया, वो अमेंडमेंट हमने 21 आर्टिकल के अंदर 21A अधिकार हमने जोड़ा, वो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार में हमने कहा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष का बच्चा फ्री एजुकेशन लेगा, जैसे हम RTE बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में हम कह सकते हैं 8वीं क्लास तक बच्चा मुफ्त में पास होता रहेगा, चाहे 9th और 10th क्लास के अंदर बार बार फेल होता रहे। तो ये हमने थोड़ा सा एक सिस्टम बनाया था, इसके लिए अमेंडमेंट करा गया था 86 अमेंडमेंट। ठीक है, 86 अमेंडमेंट करा गया था, ये ज़रूर आप याद रखिएगा और ये ज़रूरी है। कौन से ईयर में करा था अगर आपको पता है सो प्लीज़ कमेंट करिए मुझे, और मुझे बताइए कि क्या कहते हैं हमने इस साल ये अमेंडमेंट किया था। ठीक है, तो दोस्तों यही था हमारा पूरी तरीके से क्या, ये था हमारा पूरी तरीके से राइट टू फ्रीडम के बारे में। आने वाले और भी अधिकार हैं, जैसे कि 23 से 24 है, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं किसी चीज़ को बताता है। फिर 25 से 28 है, फिर 29, 30 है, फिर 31 है, फिर 32 है। ऐसे बहुत सारे राइट्स है NCERT के अंदर दे रखा है, लेकिन इतना डीपली नहीं दे रखा है। नोट्स चाहिए तो माई पाठशाला टेलीग्राम अकाउंट, उसके बाद EP फैमिली है टेलीग्राम अकाउंट, नहीं तो वेबसाइट पे जाके आपको चीज़ें मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब।